हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज आरबीआई ने मार्केट में बूस्टर शॉट लगा दिया और इतने दिनों से मार्केट स्ट्रगल कर रहा था 25,000 के ऊपर जाने के लिए। वो क्लोजिंग भी आज हमें देखने को मिली और आज के दिन हमें वो बाउंस भी देखने को मिला जिसके बारे में हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे थे। निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर रहा और काफ़ी स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये जो आरबीआई का एक्शन है, क्या ये मार्केट को फ्रेश न्यू हाइज तक ले जा सकता है? क्या ये रैली जो आज हमें देखने को मिली, क्या अगले कई दिनों तक ये सस्टेन हो सकती है? मार्केट का डेटा क्या कहता है और क्या इसको लेकर कंसर्न्स हैं? आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो आज आरबीआई ने जबरदस्त एक्शन लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। करीब 30 लीडिंग इकोनॉमिस्ट से सर्वे कराया गया और पूछा गया क्या आरबीआई रेट कट्स कर सकता है इस मॉनेटरी पॉलिसी में। तो उसमें से 90% लोगों ने कहा कर सकता है, 0.25 का रेट कट कर सकता है और करीब 5% लोगों ने कहा कि ये कोई रेट कट नहीं होगा, स्टेटस क्वो मेंटेन होगा। और सिर्फ 2 इकोनॉमिस्ट ही ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि 0.50 हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से आरबीआई ने एक्शन लिया, उन्होंने सारे इकोनॉमिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया और एकदम जिसे कहते हैं ना, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वो करके दिखाया। तो आइए पहले समझते हैं कि उन्होंने क्या एक्शन लिया और फिर हम उसके मार्केट पे इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो आरबीआई ने रेपो रेट को 0.50 कम कर दिया और अब ये 5.5% है। तो रेपो रेट डायरेक्टली हमारे इंटरेस्ट रेट्स को इम्पैक्ट करता है, हमारे ईएमआईज को इम्पैक्ट करता है। ये वो रेट होता है जिससे बैंक्स आरबीआई से पैसा उठाते हैं। तो जब आरबीआई रेट को कम करता है तो बैंक आरबीआई से सस्ते दरों पर पैसा लेते हैं। तो जो वो आगे लोन देते हैं वो रेट भी वो घटाते हैं, उन्हें घटाने चाहिए, वो उनके विश के ऊपर है। तो इसकी वजह से जो ईएमआईज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है या और साथ ही जो हम सेविंग्स करते हैं उस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो रेट्स भी कम होंगे। तो अ शार्पर कट देन एक्सपेक्टेड एमिंग टू सपोर्ट ग्रोथ अमिड ईजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो ये इसका पर्पस क्या है? जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, कॉर्पोरेट्स ज़्यादा लोन लेंगे, तो ये ग्रोथ को फ्यूल करेगा, ये आरबीआई का कहना है। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात क्या है कि उनका जो पॉलिसी स्टैंस है वो एकोमोडेटिव से न्यूट्रल हो गया है। तो एकोमोडेटिव का मतलब होता है कि हम अब उस फेज पे चल रहे हैं जब हम रेट कट्स करते जाएंगे। तो उसको उन्होंने अब कैंसिल करके उन्होंने अपना स्टैंस न्यूट्रल कर दिया, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हम रेट्स को कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि हम घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये चिंता का विषय क्यों है? ये चिंता का विषय इसलिए है कि क्या आरबीआई को लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसी के एंटिसिपेशन में उन्होंने इतना बड़ा डोज लगा दिया कि हम अभी से इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं कि वो प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि किसी भी पॉलिसी में ये जो एक्शन है ये काफ़ी मायने रखता है। वर्ड बहुत छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। तो इंडिकेटिंग फ्यूचर रेट डिसीजंस विल नाउ बी डेटा डिपेंडेंट। तो आगे जैसा डेटा आएगा वैसा हम करेंगे। अगर डेटा बोलेगा कि रेट को बढ़ाना है तो हम बढ़ाएंगे, कहेगा कि घटाना है तो हम घटाएंगे। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। इन्फ्लेशन तो भाई पिछले 3 सालों से हम सुन रहे हैं इन्फ्लेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है। मार्केट में जाते हैं तो कम होता तो नहीं दिखता है। चाहे कोई भी आप रोज़मर्रा का सामान उठाएं, मैं मुझे तो नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखा कोई प्राइस कम हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि इन्फ्लेशन कैसे कम हो जाता है। पर चलिए, आरबीआई कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। और जो जीडीपी के ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 6.5% है। तो आई थिंक ये कंसेंसस है। ज़्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं इसी फिगर्स के आसपास बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोग जा रहे हैं। मूडीज़ का जो प्रेडिक्शन है वो 6.3 है। तो
साथ ही वो कह रहे हैं ड्रिवन बाई स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। एफएमसीजी वाले तो कह रहे हैं भाई कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो आरबीआई कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। साथ ही जो जिसे कहते हैं ना डबल एक्शन आरबीआई का, वो क्या है, वो है CRR कट बाई 100 बेसिस पॉइंट। भाई ये तो रिकॉर्ड ही हो गया। लेकिन ये जो 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का जो कटौती हुई है, ये एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होगी, 0.25 करके होगी। लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये होनी ही होनी है। तो इसका इंटरेस्ट रेट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। CRR को कट किया है, मतलब जो पैसा उन्हें आरबीआई के यहाँ ब्लॉक करके रखना पड़ता था मैंडेटरी, वो अब नहीं होगा। यानी कि उनके पास लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी। लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाएगी तो वो आगे लोन ज़्यादा देंगे। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कैसे कॉरपोरेट जो हैं कंपनीज, वो बैंक से लोन नहीं ले रही हैं और बैंक भी देना नहीं चाह रहे हैं, और उस कैश को वो आरबीआई में जाकर पार्क करके रखते हैं और बढ़िया इंटरेस्ट कमाते हैं। और जो इस पॉलिसी से क्या होगा कि अब उन्हें वहाँ से कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो उन्हें अब मजबूरन ज़्यादा लोन देने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी कम कर दिया, तो कॉरपोरेट्स अब ज़्यादा लोन लेने के लिए मोटिवेट होंगे। द क्वेश्चन इज, क्या बैंक कॉरपोरेट्स को लोन देना नहीं चाहते? सिचुएशन ऐसी तो नहीं है कि कॉरपोरेट्स लेना चाह रहे हैं और ये देना नहीं चाह रहे हैं। कॉरपोरेट्स एक्चुअली लेना ही नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो बॉन्ड मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा रहे हैं। तो ये जो CRR कट का मेन मकसद क्या था, ये लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना, बैंकों के हाथ में ज़्यादा पैसा देना। तो ये जो CRR कट होगा, ये बैंकिंग सिस्टम में करीब 2.5 लाख करोड़ इन्फ्यूज करेगा। यानी कि बैंकों के हाथ में एक्स्ट्रा कैश आएगा और वो चाहें तो वो लोन आगे बांट सकते हैं, बशर्ते कि जो वो जिसको वो दे रहे हैं वो चुकाने की क्षमता रखे। तो अगर यहाँ पे देखें तो दो यहाँ पर चीज़ें हैं। पहला कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम किया ताकि ज़्यादा लोग लोन लें और लोन की EMI कम हो, और दूसरा बैंकों के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया ताकि वो ज़्यादा लोन बांट सके। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। अब आइए मार्केट की तरफ बढ़ते हैं कि इसका इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिला। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज शानदार रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली करीब 1.5% से ज़्यादा ऊपर रहा, निफ्टी करीब 1% से ज़्यादा ऊपर रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेक्टर वाइज देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर आप 1 डे का चेंज अगर यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, तो निफ्टी करीब 1.02% ऊपर रहा, और ज़्यादातर जो सेक्टर्स थे वो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। जो पिछले दिनों चल रहे थे वो उन्होंने ज़्यादा अच्छा नहीं किया। और अगर आप देखें कि किन्होंने अच्छा किया, वही सेक्टर्स ने अच्छा किया जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि
इस पॉलिसी का इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स पे उतना नहीं देखने को मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसमें ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो रियल्टी करीब 4.68% ऊपर चला गया, टॉप गेनर रहा। फिनेंशियल सर्विसेज, अगर आप एक चीज़ गौर करें तो फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा हमें आज गेन देखने को मिला कंपेयर टू बैंक निफ्टी। ऐसा क्यों, वो हम आगे बात करेंगे। मेटल्स, ये तो अनरिलेटेड है इस पॉलिसी से। प्राइवेट बैंक वंस अगेन काफ़ी अच्छा इन्होंने किया, फिनेंशियल सर्विसेज भी अच्छा किया, और ऑटो भी आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है तो वहाँ पर भी हमें अच्छा गेन दिया। मारुति में भी आज हमें करीब 2.5% से ज़्यादा का गेन देखने को मिला। तो ओवरऑल मार्केट हमें क्या बता रहा है? मार्केट हमें बता रहा है कि ठीक है, आपने रेट बढ़ा दिया, जिनको इंटरेस्ट रेट से फ़ायदा है वो ऐश करें, बाकी के सेक्टर्स कुछ ज़्यादा उत्साह उसमें हमें नहीं देखने को मिला। अब आइए हम जरा फिनेंशियल सेक्टर्स की तरफ देखते हैं कि वहाँ पर इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ये फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स है, उनके कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो NBFCs हैं वहाँ पे आप देखिए किस तरीके की रैली देखने को मिली। ICICI 7%, मुथूट फाइनेंस 6.4%, HDFC AMC 5.4%। तो ये सारे जो NBFCs हैं वो बड़े बैंकों से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। तो आप देखिए लगभग सारे, कोई भी आप जो NBFC को उठा लें उसमें हमें ज़्यादा गेन देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिए आप HDFC बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कोटक बैंक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, SBIN 1% से भी ज़्यादा कम गेन, ICICI ये तो आधे दिन आज नेगेटिव में रहा, तो वहाँ पर भी हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को देखें तो वही सिचुएशन मोटा मोटा हमें देखने को मिल रही है। बड़े बैंक्स को देखिए आप, वो बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। HDFC, PNB, SBIN, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इस पॉलिसी एक्शन का जो असली विनर है, असली बेनिफिशियरी है, वो NBFCs कंपनी है। क्यों? क्योंकि NBFCs के पास डिपॉजिट आता नहीं है, वो लोन उठाते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, या फिर वो बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाते हैं, और जब पैसा आ जाता है फिर वो आगे पब्लिक को लोन बांटते हैं। अब क्या होगा? अब बैंक मजबूर हो जाएंगे उन्हें लोन देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास एक तो इतनी लिक्विडिटी आ गई, और साथ में इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएंगे, तो वो देंगे, और NBFC सस्ते दरों पर माल उठाएंगे और आगे भी सस्ते दरों पर लोगों को लोन बांटेंगे। तो जब EMI भी कम होगी तो जो उसके चुकाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल इस पॉलिसी का बड़े बैंकों पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। रियल विनर्स आर द NBFC कंपनीज। अब आइए मार्केट डेटा की तरफ चलते हैं। मार्केट डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है? FII शॉर्ट्स मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, तो वो तो भाई अपने शॉर्ट्स बनाते जा रहे हैं, वो अब अलग दुनिया में जी रहे हैं। कल भी देखिए उन्होंने अपने शॉर्ट्स को बढ़ाया। आज का डेटा नहीं आया, डेटा काफ़ी देर से आता है, 9 बजे के बाद आता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसके बाद वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं, इसलिए मैं ये डेटा नेक्स्ट डे शेयर करता हूं। तो यहाँ पर कोई हमें आज का दिन भी अगर मैं अनुमान लगाऊं तो कोई यहाँ पर मेजर मुझे बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत उन्होंने कवरिंग यहाँ पर की होगी। अब आइए जरा निफ्टी फ्यूचर्स के OI का स्टेटस देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो यहाँ पर बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए आज के दिन हमें इतनी तेज़ी देखने को मिली, 250 पॉइंट अप, पोजीशंस तो ऐड हुई नहीं है, क्या चक्कर है? तो क्या कवरिंग हुई है? क्या शॉर्ट कवरिंग हुई है? अगर ये डेवलपमेंट इतनी बुलिश होती, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती, तो फिर यहाँ पर पोजीशंस बनती हुई दिखनी चाहिए थी। यहाँ पर बुलिश पोजीशंस बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखनी चाहिए थी, तो वो हम नहीं दिख रही है। अब हो सकता है आज के दिन लोग अनुमान लगा रहे हों कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, शायद स्टडी कर रहे हो, शायद मंडे के दिन बनती हुई दिखेंगी तो मंडे के दिन देखेंगे। आज के दिन पोजीशंस बनती हुई नहीं दिखी है, बहुत कम पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं, और मैं आगे आपको डेटा भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर
पिछले कई दिनों से आप देखिए नई पोजीशंस नहीं बन रही, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले महीने बन रही हैं तो अगले महीने में भी पोजीशंस जरूर बन रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से और खास करके आज के दिन वहाँ भी कम पोजीशंस बनी है। तो ओवरऑल ये हमें थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है कि मार्केट में इतनी तेजी है तो क्यों नहीं निफ्टी के फ्यूचर्स में वो तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए प्रीमियम्स की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही एक पावरफुल इंडिकेटर होता है ट्रेंड को बताने का, मार्केट के फोर्स को ये बताता है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, वंस अगेन आप देखिए इतनी रैली हमें देखने को मिली, प्रीमियम में ड्रॉप क्यों है, व्हाई? तो प्रीमियम का ड्रॉप ये बता रहा है 2 सिचुएशन, पहली कि जेन्युइन बाइंग नहीं आई है, शॉर्ट कवरिंग हुई है इसलिए प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे, और दूसरा कि इस मौके का इस्तेमाल करके शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जब मैं इतनी बुलिशनेस मार्केट में देख रहा हूं इतने दिनों के बाद, तो ये प्रीमियम्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और देखिए अभी भी सीरीज में इतने दिन बाकी हैं और हम 100 से नीचे हमारे प्रीमियम्स चल रहे हैं करंट मंथ के, और अगर आप नेक्स्ट मंथ का भी प्रीमियम देखेंगे तो वहां पर भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो अब आइए सारे डेटा पॉइंट्स का एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं, उसको समराइज करते हैं कि क्या हमें देखने को मिला। तो 6 जून को अगर आप देखिए, आज हमने इतने दिनों के बाद 25,000 से ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब 25,000 से ऊपर मार्केट काफ़ी स्ट्रगल किया सारे दिन, वहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया, थोड़ा उसमें शार्प फॉल भी देखने को मिला, फिर रिकवर किया, तो फाइनली ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खींच तान के बोला चलो अब 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग कर देते हैं। तो देखने को मिला 250 पॉइंट निफ्टी अप रहा, 250 पॉइंट्स कॉल आईवी में पिछले कई दिनों से हमें ड्रॉप देखने को मिला है। कल पिछले 2 दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि आईवीज में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, तो ये बुलिश इंडिकेटर हमें है, शॉर्ट टर्म में ये बाउंस इंडिकेट कर सकता है। सिमिलरली पुट में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, बहुत माइनर फॉल हमें देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो पिछले 3 दिनों से बढ़ रहा था, तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगले 1-2 दिनों में बाउंस आएगा, और दोनों दिन हमारे लगभग ग्रीन में ही क्लोज हुए। विक्स में भी हल्का फॉल देखने को आया है, हालांकि अभी भी ये नॉर्मल नहीं हुआ है, विक्स आइडियली 12% से नीचे होना चाहिए एक नॉर्मल सिचुएशन में, बट अच्छी बात है कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है, 16-17% से हम 14% तक आ गए हैं। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी के फ्यूचर्स में ओआई कितना ऐड हुआ, तो बड़ा सरप्राइजिंग है और शॉकिंग है, सिर्फ 440 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं, इतने कम क्यों? और अगर मैं नेक्स्ट मंथ में जाऊं तो नेक्स्ट मंथ में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए, कल के दिन अच्छे खासी एडिशंस हुई थी। आई एम श्योर लोगों को अंदेशा होगा कि कुछ धमाका होने वाला है, लेकिन आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड नहीं हुए हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बड़ी पोजीशंस आज के दिन नहीं बनी हैं। और प्रीमियम्स की बात करते हैं। अब देखिए प्रीमियम्स में किस तरीके से आज ड्रॉप देखने को मिला है। आप सोच सकते हैं इतनी तेजी में प्रीमियम में इतना ड्रॉप 123 से 87 पे आ गया, और नेक्स्ट मंथ में आप देखिए अनदर फॉल, यहां पर भी आप देखिए फॉल देखने को मिल रहा है। और आज अगर आप टर्नओवर देखें एनएसई का तो 1.32 लाख करोड़, ये आप देखिए पिछले 4-5 दिनों में यहां पे 1.68 लाख करोड़ था, मतलब एवरेज से काफी ज्यादा हमें आज टर्नओवर देखने को मिला। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, ये फिगर और कम होनी चाहिए डिक्लाइन की। तो ये मार्केट के हेल्थ को हमें क्या बता रहा है कि ठीक है आपके इंडेक्स तो हमें काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, 1%, 1.5%। बाय द वे जिस तरीके से आरबीआई ने एक्शन लिया है, आज निफ्टी को करीब 400-500 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए और बैंक निफ्टी को करीब 1000-1500 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, वो नहीं गए, वो पावर हमें नहीं देखने को मिला। ऑफकोर्स हमें एक दिन और देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन लोग इस पॉलिसी को समझ रहे होंगे, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आज के दिन फिलहाल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही है। अब आइए दोस्तों जरा क्विकली चार्ट की भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा था कि ये जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है ये एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन अब ज़्यादातर इंडिकेटर्स हमारे बेयरिश सिग्नल्स दे रहे थे। उसमें से एक जो बड़ा इंडिकेटर था वो था MACD का डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से हमें पिछले कई दिनों से मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया। साथ ही मैंने आपके साथ क्या शेयर किया कि
निफ्टी ने उस पैटर्न को छोड़ दिया, असेंडिंग ट्राइंगल को, और इस रेंज में ये जो दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं इसके बीच में रहा। और मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि इस वक्त चार्ट में कोई मेजर इंडिकेटर्स नहीं है, इंडिकेशंस नहीं है जो हमें बता रहे हैं कि मार्केट में अगले कुछ दिनों में भारी गिरावट होगी। और उसका बेसिस क्या था? उसका बेसिस था ये स्टोकास्टिक इंडिकेटर। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जब तक ये ब्लैक लाइन इसके अंदर नहीं आएगी तब तक मार्केट में बड़ा फॉल नहीं होगा, और वैसा ही लगभग होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल अभी अगर आप देखें तो आपका ये चैनल इफेक्ट में आया है। इस पैरेलल चैनल में प्राइजेस रहेंगे, और ये यहां से जिस तरीके का हमें सिचुएशन दिख रही है, एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हमें दे सकता है। अगर मैं एक बड़ी रैली की बात करूं, सस्टेनेबल रैली की बात करूं, तो वो किस केस में आएगी? वो उस केस में आएगी जब यहां पर कुछ और दिन इस चैनल में प्राइजेस बिताते हैं और एक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होता है, तभी वो सस्टेन होगा। अगर ये जल्दीबाजी में एक हाइक बनाता है तो एक फॉल्स मूव की तरह ही होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बड़ी तेजी, सस्टेनेबल तेजी मार्केट में दिखने वाली है तो वो हमें बाकी के डेटा पॉइंट्स में दिखनी चाहिए, ऑप्शंस मार्केट में दिखनी चाहिए, फ्यूचर्स मार्केट में दिखनी चाहिए। तो वहां पर हमें उस लेवल की तेजी अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रही है। मंडे का दिन और देख लेते हैं कि वहां पर हमें क्या डेटा इशारा करता है। तो अभी शॉर्ट टर्म में हमारा क्या व्यू है? शॉर्ट टर्म में हमारा व्यू वही है जो पहले था, व्यू अनचेंज्ड है। और व्यू क्या है कि मार्केट जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। इसी रेंज में फिलहाल मार्केट फंसे रहेंगे। फिलहाल चार्ट्स में कोई ऐसे मेजर उठापटक के इंडिकेशंस नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।